जय श्री राम। जोहार। प्रणाम। नमस्कार। आज बहुत ही संगीन, संवेदनहीन सरकार और स्थिति को देखते हुए मैं बहुत दिनों से चुप था, पर शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर लाइव आया। सबसे पहले मैं तो इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अपने पूर्व के दो दो प्रदेश अध्यक्ष को खोया है, साथ ही साथ न जाने कितने अपनों को खोया है। इसकी गम है और मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जो आज इस संवेदनहीन ममता बानों की सरकार, मानो ममता में मां भी आती है और ममता भी आती है, पर वो जाने कहां मर गई है इस वोट बैंक की राजनीति में। बहुत तकलीफ होती है और पीड़ा होती है। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं जो आज बंगाल में हो रही है। आए दिन सरेआम कत्लेआम, रेप और घटनाएं हो रही है। ये हृदय विदारक घटनाएं दिल को झकझोर देती है, क्योंकि जैसे ही आप, मानो वो कम नहीं था, जैसे ही आप फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया, न्यूज खोलते हैं तो सिर्फ डेथ और डेथ ही दिखता है। अपनों का खोने का गम दिल को ऑलरेडी झकझोरा हुआ है, पर इस संगीन माहौल में और गमगीन करने के लिए इस बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जो आए दिन लोगों को मारने की छूट दे रखी है, लोकतंत्र की खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। और यह समय लाइव आने के साथ साथ, लोगों के बीच मैसेज फैलाने के साथ साथ, लोगों को बताने के साथ साथ एक्शन लेने की है। क्योंकि मैं कुछ कड़वी बातें भी बोलूंगा, मुझे माफ करिएगा, मैं शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगता हूं, पर अब वो समय नहीं है चुप बैठने का। मैं एक एक कार्यकर्ताओं को, एक एक लोगों को मैं विनम्र निवेदन के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी आवाज उठाएं, तोता ना बने। आज हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दी हुई संस्कार है, जो उन्होंने कहा था, जो उनकी मार्ग प्रशस्त करा हुआ था, उस मार्ग पे हम चल रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट। इस दर्द को झेलते हुए समझिए कितने लोग, कितनी मां बहनें अपने पति को, अपने बेटे को खोया होगा। इस दर्द को महसूस करके देखिए और उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समझाए हुए मार्गों पे बोलने की मादा रखिए, क्योंकि सत्य वही बोल सकता है जो निष्पक्ष भाव से काम कर रहा हो। आज मैं उन्हीं भाव के साथ कुछ बोलना चाहता हूं। नेशन की बात आई है यहां पे, क्योंकि आपने ही बोलते हैं ना, नेशन फर्स्ट है। आज बंगाल में जो सरेआम कत्लेआम हो रही है वो बहुत पीड़ादायक है, और किसी से ना छुपा है ना कुछ बताने की जरूरत है। क्या ममता बनर्जी, आपको ये मैंडेट लोकतंत्र की मजाक उड़ाने को मिला है? क्या आप ये बोलते थे खेला होबे, आज ये खेला दिखाने के लिए आप ये कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूं, मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं पूरे बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं के ये से, कि आपको 303 सीटें एक्शन लेने के लिए मिली है। क्या आपकी सीआईडी, आईबी, विजिलेंस, सीआरपीएफ,
डिफेंस, ये सारी चीजें, ये सारी तंत्र आपकी सेंट्रल की तंत्र क्या कर रही है? क्यों बैठा कर रखे हैं इसे मुख्य दर्शक के लिए? आज वो समय नहीं है बैठा कर रखने का। सारी जनता आपके साथ है। आप इस बात से नरेंद्र मोदी जी जरा भी नहीं डरिए और संकोच करिए कि आज लोग ये बोलेंगे कि, या ममता दीदी या विपक्ष ये एलिगेशन लगाएंगे कि एक तरफ देश हमारा कोरोना महामारी से मर रहा है और दूसरे तरफ ये राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं हो रही है, ये भी जान बचाने की कोशिश होगी। अगर आप इस तरीके से अगर कोई इनिशिएटिव उठाते हैं और अपने सेंट्रल फोर्सेस को, डिफेंस को, आईबी को, इंटेलिजेंस को, सीबीआई को, सीआईडी को वहां पे डिप्यूट करते हैं और उस बेसिस पे आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करिए। माननीय वो दिन सब लोग को मालूम है, वो समय सब लोग को मालूम है जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो 3 राज्यों में फुल मैंडेट की सरकार, कांग्रेस की केंद्र शासित सरकार ने गिराने का काम करा था। साथ ही साथ साथ ही साथ उस समय कांग्रेस के पालतू आतंकी इशरत और सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर गुजरात पुलिस ने कर दिया था। कांग्रेस सरकार इन आतंकियों के मोहब्बत में इतने गुस्से में आ गई कि गुजरात के गृह मंत्री को भी उठाकर जेल में डाल दिया था। यह सबको भली भांति मालूम है। इतनी इतनी गिरी हुई सरकार थी कांग्रेस की। पर आज मैं किसी चोर और पालतू कुत्ते और बदमाश को यह करने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए नहीं बोल रहा। मैं देश के लोगों के हित के लिए, जनता जनार्दन के हित के लिए, और मैं पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, मैं वहां की अराजकता पे आवाज उठाते हुए पार्टी के कार्यकर्ता की सरेआम कत्लेआम को देखते हुए मैं ये विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें। आर्मी फोर्सेस मस्ट बी डिप्लॉयड इन द स्टेट immediately to stop the violence. Mamta cannot control the violence. She herself is responsible for the violence because you can watch her statement, day to day statement. She is provoking their karyakartas to kill the people of, innocent people of the Bengal. So I am requesting central government to deploy your central forces and all your central investigations teams, CID, CBI and everything. ये आपका दायित्व और फर्ज बनता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के जान की रक्षा करें, क्योंकि कार्यकर्ता वही होता है, नेता वो होता है जो मैं मानता हूं। और मैं हर व्यक्ति को ये आग्रह करके बोलना चाह रहा हूं, आप इस बात को जरूर समझें। आप किसी नेता के पीछे लगकर कुछ समय के लिए चमक सकते हैं, पर अगर आज आवाज नहीं आपने उठाया तो आप गांव, मॉब, भीड़ का नेतृत्व नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि कुछ दिन तो आप पद और पद्धति को ले सकते हैं किसी के पीछे घूम घूम कर, पर जो सही को सही और गलत में फर्क करके आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपको आपकी जनता जनार्दन आपके पीछे नहीं चलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को आप काम करा दे तो वो आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन रेस्ट लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। और आज के समय में मैं युवा कार्यकर्ताओं को भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं, अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं, तो अपनी आवाज को बुलंद करना सीखिए, बोलना सीखिए, सही को सही और गलत को गलत। और मैं सारे लोगों से आह्वान करता हूं, आप छोड़ दीजिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगाने में कठिनाइयां आती है तो मैं आग्रह करता हूं आपसे कि आप पड़ोसी राज्यों की कार्यकर्ताओं को सिर्फ छोड़ दें, सिर्फ लिबर्टी दे दें शीर्ष नेतृत्व से। आप, मैं बोलता हूं हम जैसे योद्धा कार्यकर्ता बंगाल कूच करने का काम करेंगे इस महामारी में भी। मैं जानता हूं कि हर घर में ये समस्याएं आएगी कि लोग, परिवार इस महामारी से डरे हुए हैं और जाने को मना करेंगे या फिर सहमे हुए से होंगे। पर क्या एक मिलिट्री ही शहीद हो सकते हैं? क्या एक डिफेंस के लोग ही शहीद हो सकते हैं? नहीं, हर एक नागरिक भी शहीद का दर्जा प्राप्त कर सकता है, देश का सेवा कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है। और ये देश की बात है, नेशन फर्स्ट की बात है, राष्ट्र सर्वोपरि है।
हम लोग भी जाकर वहां कुछ कर युद्ध करने का काम करेंगे, शहीद हो जाएंगे। हाँ, मां को तकलीफ तो होगी, परिवार को तकलीफ तो होगी, पीड़ा तो होगी, पर क्या ये जीवन हमें मरने को मिला है? नहीं। मैं पर्सनली खुद का बताऊं तो मरने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिला, कतई नहीं मिला, क्योंकि मुझे घर में खाने की ना तकलीफ थी, ना एक अच्छे व्यापार की कमी थी, ना लोग की कमी थी, ना प्यार की कमी थी, सारी चीजों से परिपूर्ण था। पर फिर भी एक भूख थी, राष्ट्र की रक्षा करना, देश की सेवा करना। और अनफॉर्चुनेटली डेथ होने के कारण फादर का मैं लॉ तो कर नहीं कंप्लीट करके फिर आ तो नहीं पाया, बीच में एक्सपोजर होने के कारण बिजनेस में आया, तो मैं सोचा कि किस तरीके से राष्ट्र का सेवा करूं। तो राष्ट्र की सेवा में अगर वहां आप शहीद होते हैं तो मैं बोलता हूं कि मां और परिवार को पीड़ा तो होगी, तकलीफ तो होगी, दर्द तो होगी, पर कहीं ना कहीं एक आर्मी के पत्नी और मां और बेटे और परिवार की जो प्रेम और संबंध होती है और जो उन्हें पीड़ा होती है, पर एक तरफ से वो गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारा बेटा शहीद हो गया देश का रक्षा करते हुए, देश की सेवा करते हुए, देश की भला करते हुए। वो चीजें जरूर गौरवान्वित करेगी परिवार को। आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते तो आप अपने पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए। सिर्फ चुनाव में जाकर हम लोग काम करने के लिए ही नहीं है, हम लोग ऐसे परिस्थिति में भी कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधे लगाकर खड़े होने का काम करेंगे। हम उन मां बहनों के साथ खड़े होने का काम करेंगे। और आप ममता बनर्जी को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाएं, वरना मुझे जो यकीन हो रहा है और मैं जो आए दिन देख रहा हूं सोशल मीडिया से हर तरफ जो चीजें ट्रेंड हो रही है और जो चीजें मैं देख रहा हूं, ये ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कार्यकर्ताओं का विश्वास उठेगा करेगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी आखिरी ट्रेन थी हिंदुत्व की, जिस पर लोग सवार होकर एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे थे। और आपने वैसा काम करने का कार्य करा नरेंद्र मोदी जी ने। आपने राम मंदिर का निर्माण का कार्य करा, आपने विभाजित भारत को एक करने का काम करा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का कार्य करा। आज कश्मीर की जो हालत थी, जो वही सेम बंगाल की होती दिख रही है। जैसे वहां से पंडित भाग रहे थे, ब्राह्मण भाग रहे थे, वैसे वहां पे से हिंदू भाग रहे हैं, कार्यकर्ता भाग रहे हैं, दूसरे पड़ोसी राज्यों में जाकर शरण ले रहे हैं। क्या हम उसी भारत में जी रहे हैं जिस भारत का कल्पना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने करा था? आपने उन सारे चीजों पे खरा उतरा है नरेंद्र मोदी जी। इस बार आप फिर से एक कड़ा एक्शन लेते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें, बर्खास्त करने का काम करें। मैं आग्रह करता हूं, मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं और वहां के लोगों से पूछना चाहता हूं जो उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और मैं तो जानता हूं कि कोई भारतीय कभी नहीं वहां पे मैंडेट दिए होंगे, करे होंगे, वो बांग्लादेशी मैंडेट दिए। क्योंकि आपने देखा होगा एक हांगकांग शॉप की लूट हो रही थी, एक मुस्लिम बहने की दुकान थी वो, और वो चिल्ला रही थी बुरखे में कि मेरी दुकान लूट रहे हैं इसलिए कि मैं भाजपा का समर्थन दिया करा। क्या लोकतंत्र में हमारा मताधिकार का प्रयोग करने का हक नहीं है? क्या मैं अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता हूं? क्या मैं दबाव में आकर किसी का कार्य करूंगा? क्या दबाव में आकर मैं किसी को वोट करूंगा? तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? मैं कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहा हूं? किस बात की ये ढोल पिट रही है कि मैं लोकतांत्रिक कंट्री में जी रहा हूं? अविलंब सारी रिपोर्टों के साथ मैं सम्मान करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि वो सुनते ही इस महामारी में अपने घर परिवार की फिक्र छोड़कर वहां पहुंचने का कार्य करा है। और मुझे यकीन है और मैं आप सबको भी आश्वस्त करता हूं, क्योंकि लोग जैसे ही आप बंगाल या किसी मुद्दे को लेकर डालते हैं तो वो लोग यही पूछते हैं कि भाई 303 सीटें क्यों केंद्र को मिली है? कांग्रेस ने तो करा था। भाई साहब मैं बोलता हूं, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ करा था। कांग्रेस ने तो गृह मंत्री को भी उठाया था, 3-3 राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार होने पे भी गिराया था। पर मैं पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की कुछ अपनी संस्कार है। कांग्रेस की सत्ता और सरकार में तो बहुत सारे लूट हुए थे, बहुत सारे 2G 3G स्कैम हुए थे, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी इस गमगीन माहौल में राजनीति करना नहीं चाहता। पर मैं बता दूं, आपको भरोसा दिलाता हूं और आप भरोसा रखें कि केंद्र की भाजपा सरकार ही आज है कि आज सारे कंट्री हमारे लिए फ्रंट लाइन पे आकर खड़े हैं मदद के लिए इस महामारी में भी। आज मैं उसी के साथ डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि माननीय रघुवर दास जी भी अगर राज्य के मुख्यमंत्री होते तो आज ये हालात नहीं होता राज्य का।
जो राज्य दूसरे को मदद कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो राज्य में खुद ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन होने के बाद भी बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ प्लानिंग, सारी चीजें होने के बाद भी हम फेल हो रहे हैं। और एक एक कॉल ऐसी आती है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि लोगों की सवाल होगी और ये जायज है, सवाल होनी चाहिए कि भाई आप बंगाल के मुद्दे पे आए तो कोरोना के मुद्दे पे क्यों नहीं। लेकिन मैंने लिखा और मैं अवगत कराया और मैं पीछे भी कार्य, दिन प्रतिदिन आए दिन कार्यरत था, कार्य कर रहा था लोगों की मदद करने के लिए। पीड़ा तब होती है जब आप बड़े से बड़े लोगों को फोन करें और बड़े आशा के साथ, क्योंकि वो भी थक चुके हैं, बेड ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, राज्य में व्यवस्था ही नहीं है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रखी है। तो मैं, जो लोग दोष देते हैं, इसके साथ साथ मैं कोरोना के ये पे भी अगर बोलूं तो उनको ये बताना चाहता हूं कि आप दोष देना छोड़ दें अगर, और कार्य करना शुरू कर दें, तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुत लोगों की जीवन बचा सकते हैं। मैं सुझाव भी देता हूं, वो कैसे। मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में अगर फंस गया कि राज्य और केंद्र की सरकार ऐसे और वैसे, तो वो समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, वो समय है आपको अपने को बचाने का, सुरक्षित रखने का। आप घर में भी रह के लोगों की जान बचा सकते हैं। मैं युवा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व को एक सलाह भी देना चाहता हूं। मैं देखा बहुत लोगों की नाराजगी भी, वो लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर आप एक प्लेटफॉर्म पे जाकर पिटीशन लिखकर सुझाव दें। और मैं बोलता हूं, अगर श्रीनिवास भी लगता है कि अपने वो पद के और पद्धति के अनुसार अगर उसकी ये नहीं है, तो मैं एज ए कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल का कार्य समिति का सदस्य भी बनाया जाएगा तो मैं संतुष्ट हूं और मैं कार्य करूंगा। क्योंकि लोगों की नेतृत्व करने के लिए पद और पद्धति की जरूरत नहीं है, लोगों को मदद करने के लिए पद की जरूरत नहीं है। आप अगर अस्पताल जा रहे हैं या सिलेंडर व्यवस्था करा रहे हैं या किसी की मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आप पद नहीं बताते कि मैं इस पद में हूं, आप कर दो। क्योंकि यहां तो बड़ी बड़े मंत्री विधायक की नहीं सुनी जा रही है। तो मैं मंडल का कार्य समिति भी, अगर युवा मोर्चा का मंडल का कार्य समिति बनाया जाए या एक कार्यकर्ता रखा जाए, तब भी मैं आजीवन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहूंगा और कार्यकर्ता रहूंगा। क्योंकि युवा मोर्चा एक भाजपा का झंडा का डंडा है। और इस चीज को चरितार्थ करते हुए मैं शीर्ष नेतृत्व को जो सुझाव देने का काम कर रहा हूं, इसको बुरा ना मानते हुए, क्योंकि यहाँ नेशन फर्स्ट की बात है और ये विचारधारा है अपनी, ये कार्यशैली है अपनी, ये कार्य पद्धति है अपनी, कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आप सारे पदाधिकारियों के को एक एक जिले का रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और वहां के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के साथ, मैं जानता हूं अपन लोग विपक्ष में हैं, फिर भी वो कार्य करने का काम अगर करेंगे। बहुत लोग परिवार से जाने को नहीं मिलता करता, अवसर नहीं मिलता, पर मैं वैसे सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं, जो कार्य करना चाहते हैं, जो पद लेकर भी घर में बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर जो काम करना चाहते हैं, जो विरोध करें, उन लोगों को भी आप बुलाइए, आमंत्रित कीजिए कि कल होकर के आपको कार्य मिलेगा, करेगा। और आप उनको हर जिले में एक एक पदाधिकारी को मॉनिटरिंग में बैठाते हुए, सारे जिले, इस जिले का अगर एक जिले में 10 हॉस्पिटल है, 15 हॉस्पिटल है, तो उस 15 हॉस्पिटल का डाटा ले लें और उस किस हॉस्पिटल में एक एक हॉस्पिटल वाइज वहां के कार्यकर्ता को एक एक लगा दें। मैं बोलता हूं हॉस्पिटल में बैठने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, यह निकम्मी सरकार। आप इससे अपेक्षा भी क्या रखते हैं? जो साहेबगंज में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो सकती है और इनके खुद के पार्टी पदाधिकारियों पे आरोप लगी हुई है और ये उसकी जांच तक नहीं करा रहे हैं, उन्हें इंसाफ तक नहीं दिला सक रहे हैं। जब खाकी के लोग सुरक्षित नहीं है इस झारखंड में, तो हम और आप कहां से रह सकते हैं? तो अभी मैं आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा बेहतर है जो मैं सुझाव दे रहा था उस पर आता हूं और मदद करने की है। तो एक एक हॉस्पिटल का सिर्फ अगर हम डाटा रखें और देते चले जाएं, हेल्पलाइन नंबर जो जारी हुआ है, मैं अप्रिशिएट करता हूं शीर्ष नेतृत्व को, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग। सूर्य प्रभात जी के जैसे लोग, गिरिडीह के कार्यकर्ता जो करा, रोमित नारायण जी के नेतृत्व में जो आज महानगर के टीम जो कार्य कर रहे हैं, मैं रात में भी फोन करता हूं तो भाई अगर किसी भी व्यक्ति को हेल्प चाहिए होती तो पहुंचाई जाती है।
हर घर में खाना पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। उसके साथ साथ बस एक छोटा सा सुझाव है जो करा जाए, तो उस हॉस्पिटल का अगर डाटा रखा जाएगा, अगर 10 हॉस्पिटल है, मेदांता है, मेडिका है, पल्स है, किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हो रहे हैं, किस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर है, आईसीयू है, ऑक्सीजन है, नॉन ऑक्सीजन बेड है, और ये डाटा अगर सोशल मीडिया के माध्यम से फ्लैक्चुएट करता जाए, ये डाटा मिलता जाए, एक व्यक्ति अगर सिर्फ उस जिले का अगर कोई किसी के पास बीजेवाईएम केयर से फोन आया करा, अगर उस पदाधिकारी को फोन करके उस ये फोन करे कि किस हॉस्पिटल में कितना बेड है, तो वो चीज हो जाए। अगर लोग बोले कि ये सुझाव दे रहा है और ऐसा है नहीं, तो मैं बोलता हूं साहब ये चीज नहीं हो रही है, अभी ये चीज पे भी कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ये महामारी अभी और विकराल रूप ले रही है, और लोगों की जान बचाने की फिक्र करना है, राष्ट्र बचाने की फिक्र करना है। ये हॉस्पिटल वाइज डाटा बन गया ना सिर्फ, तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी। और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं अपनी पार्टी के विचारधारा और ये से, कि भाई जो लोग, जो परिवार बॉडी को उठा नहीं रहे हैं, उस बॉडी को भी दाह संस्कार और अंतिम अंत्येष्टि करने की हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, एक बार में साझा नहीं कर सकता। हमारी भावनाओं को समझें, लोगों की भावनाओं को समझें। आज ये समय ना कमाने की है, ना भावनाओं से खिलवाड़ करने की है, ना आरोप प्रत्यारोप करने की है, एक दूसरे को अपना समझकर मदद करने की है। और इसी के साथ बहुत ट्रेंड और ट्रोल होता है। बंगाल के भी ये इस गंभीर मुद्दा और वहां के अपने कार्यकर्ता भाई बहनों पे भी सोचने का है। आज इस कोरोना महामारी में आप घर पे भी रहकर बहुत चीज अध्ययन कर सकते हैं। आई एम द माइंड, मूवीज, द टास्क एंड फाइल्स, हिस्ट्री पे भी अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे मूवीज और सीरीज भी देख सकते हैं। द टास्क एंड फाइल्स एंड ऑल, हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। द टास्क एंड फाइल्स भी एक ऐसी मूवी है जिसको कांग्रेस के सत्ता में एक मिस्ट्री जो है उसको उठाने का कार्य नहीं करा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उस ये को परमिशन दिया गया फिल्म इंडस्ट्री से और उसको लॉन्च करा गया। ऐसे कई सारी मूवियां हैं जो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक चीज को याद करिए कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो ट्रोल हो रहा था, मैंने देखा करा, कि आज हम इंसान आसमां में उड़ने की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। आज हम प्लेनेट में रहने की कल्पना कर रहे हैं, पर हमें इस धरती पर कैसे जीना ये हमें नहीं आता और नहीं सीख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। इस चीज को, इस बात को समझने और सीखने की जरूरत है, और सिखाने और समझाने की भी जरूरत है। नहीं तो वो समय दूर नहीं जब, जैसे अभी हम लोग मिनरल वाटर वाटर पीते हैं और घर में प्यूरिफायर लगाकर पानी पी रहे हैं, वैसे ही पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर का बैग लेकर घूमना पड़ेगा, मास्क लगा में ऑक्सीजन लेकर घूमना पड़ेगा। जो आज वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, उस ऑक्सीजन को हम लोग को परचेज करना पड़ेगा। ऐसी किस बात की कमाई, जो कमाई हम कर रहे हैं सृष्टि को नाश कर, विनाश कर, और उस कमाई से फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के फिर लेकर घूमेंगे। आज पानी की चीज सुनिए, लोग बोलते थे पहले तो मजाक लगता था, लेकिन एक आम लोग, गरीब लोग, हम जैसे लोग की लालसा होती है कि होटल जाएं, रेस्टोरेंट जाएं तो भाई मिनरल वाटर या पैकेट वाटर पिए। वो इसलिए नहीं कि मिनरल वाटर और पैकेट वाटर पिए, वो इसलिए लालसा होती है कि वो पानी प्रदूषित होती है। वो जाने के साथ ही पूछता है, साहब मिनरल वाटर या नॉर्मल वाटर? हम लोग नॉर्मल वाटर के लिए नहीं बोलते, क्योंकि पानी में अल्कलाइन तुरंत दिमाग में बज करता है, अल्कलाइन, पीएच वैल्यू, दिस दैट, स्ट्रोक, टाइफाइड, बहुत सारी परेशानियां। तो हम लोग बोलते नहीं नहीं भैया मिनरल वाटर ही दो। उसी तरीके से ऑक्सीजन का भी लेवल आ जाएगा और ऑक्सीजन हम लोग फिर खरीद के घूमेंगे। उससे बचाइए दोस्तों, उससे इस धरती को बचाइए दोस्तों, कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना ना पड़े पीठ पे। और वो दिन दूर नहीं अगर हम लोग नहीं चाहते तो। समय रहते हम लोगों को खुद ब खुद संज्ञान लेकर एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते, देश के शीर्ष नेतृत्व और राज्य के शीर्ष नेतृत्व को आरोप और प्रत्यारोप और राजनीति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी होगी। इसी के साथ मैं आप सबों से, जो लोग हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे विनम्र आग्रह के साथ कि आप घर में रहें, लोगों की मदद करें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सजग रहें, सचेत रहें,
प्रणाम करता हूं और बंगाल के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। आज जो बंगाल में हो रही है वो बहुत ही पीड़ादायक है, हृदय विदारक घटनाएं जो देख रहा हूं दिन प्रतिदिन। और ममता बनर्जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप एक मां और एक लेडीज हैं, लेकिन आप खूनी ममता मत बनिए। कम से कम एक मां को इतनी पीड़ा और इतनी दर्द होती है और इतनी समझ होती है कि वो अपने गर्भ में रखकर बच्चे को जन्म देती है। उस पीड़ा को आप नहीं भूलें। मानता हूं आप पता नहीं क्या करें हैं नहीं करें, आपको एक मां की तकलीफ और पीड़ा पता है या नहीं पता है, पर किसी की बेटे और किसी की पति को मत छीनिए। यह लोकतंत्र है, यह सभी का अधिकार है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का, जायज नाजायज देखने का। आप उन्हें फोर्सफुली कॉम्पेल ना करें, वरना आप जैसे अपने कार्यकर्ताओं को प्रोवोक कर रहे हैं कत्लेआम करने के लिए, तो वो समय दूर नहीं कि पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ता खुद ब खुद फिर कुछ कर अपने भाइयों और बहनों को बचाने का कार्य करेंगे। उस समय आप फिर मत बोलिएगा कि केंद्र की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कितने कार्यकर्ता है आप सोच सकते हैं। अगर सारे कार्यकर्ता खुद ब खुद कुछ कर गए ना, तो आप बचा नहीं पाएंगे बंगाल को, बंगाल के उस कातिलों को, बंगाल को नहीं, बंगाल के उस कातिलों को। मैं बंगाल तो नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंने उस धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को देने का कार्य करा है, पर आप कैसी खूनी ममता वहां जन्म लिए हैं। और मुझे मालूम है वो भारतीय नहीं है, वो कातिल बांग्लादेशी हैं जो आज इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। तो ये समय आ गया है निर्णय लेने का, ये समय धरना देने और बोलने का नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के सत्ता में 3-3 राज्यों में मैंडेट होने के साथ भी राज्य की सरकार को बर्खास्त करी थी, जिस तरीके से पालतू कुत्ते क्रिमिनल्स के लिए गुजरात के गृह मंत्री को उठा लिया था, उस तरीके से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी मैंडेट लोगों ने दिया करा है, बंगाल की धरती भी इतने सांसदों को दिया करा है कि कठोर निर्णय लेने का है। आपके पास अब राज्य और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पूर्ण बहुमत है। और मैं राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करता हूं, वहां के गवर्नर से आग्रह करता हूं कि आप इनिशिएटिव लेते हुए आज कहां मर गई ये बिकाऊ मीडिया और लोग, कहां मर गए कन्हैया कुमार जो आगे नहीं आ रहे ऐसे संगीन मुद्दों पे। मैं बोलता हूं कि पार्टी और धर्म और जात से ऊपर उठ करके आप इस मुद्दे पे तो कम से कम बिकाऊ मीडिया बोलिए, कन्हैया कुमार जैसे बिकाऊ जेएनयू एमयू वाले लोग तो बोलिए। आज ये समय आ गया है दोस्तों, धर्म पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर अपने भाइयों और बहनों की रक्षा करने की। और अविलंब राष्ट्रपति महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। बहुत शब्द हैं, बहुत सारी दर्द से भरी शब्दों हैं जिसको मैं कम शब्दों में आपके समक्ष रखा है करा है, और ये फिर भी लग रहा है कि कम पड़ रहा है। इतनी दर्द हो रही है वो चीखें सुनकर, रात में सोने में वो चीखें जो आती है, वो आवाजें जो आती है, जो कत्लेआम रेप हो रही है और मर्डर हो रही है, ये सोने नहीं देती है, दिल को झकझोरती है। तो ये आपको भावनाओं को समझने की जरूरत है, इंसानियत को समझने की जरूरत है। मैं बंगाल के लोगों से भी अपील करता हूं कि आज आप ये भूलने की कोशिश ना करें बांग्लादेशी लोग कि आज 3 सीट से 77 सीट पे पहुंचे हैं हम लोग। आज मजबूत विपक्ष के ये में खड़े हैं हम लोग, और वो दिन दूर भी नहीं है जब 77 सीट से 5 साल के बाद आप अगर इस तरीके की कत्लेआम करते रहे तो 200 के पार होंगे। हालांकि ये हमारे जीन और डीएनए और खून और हमारे विचारधारा में नहीं है कि ऐसा करूंगा, जैसे ममता बनर्जी ने प्रोवोक करा और बोला और स्टेटमेंट दिया कि जैसे को तैसा, पर मैं आपको सिखाने और समझाने का कार्य जरूर करूंगा। क्या उचित और अनुचित है, इसका निर्णय बंगाल के नागरिकों से भी मैं कहता हूं कि आप खुद लें और ऐसे कातिलों और जाहिलों को समाज से निकालने का कार्य करें। वो कातिल और जाहिल आपके अपने शुभेच्छु नहीं है, वो बांग्लादेशी है और वो फिर से कश्मीर बनाने की ओर अग्रसर है।
इसका जीता जागता बहुत सारा उदाहरण है। जो हांगकांग जैसी दुकानें लूटी जा रही थी सरेआम, वो एक मुस्लिम मां बहनों की दुकान थी। आप देख रहे होंगे वो चीख रही थी, चिगाड़ रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के ही संस्कार में है कि बाउरी जैसे गरीब औरत विधायक बनकर के गई करी। उनकी कुल संपत्ति पता है आपको क्या है? एक बकरी, एक झोपड़ी, 2 गाय। ऐसे लोग को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कराया, फ्रंट लाइन पे कराया। और आप हिम्मत रखिए, बंगाल के भाइयों एवं बहनों और कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि हम सब कार्यकर्ता कुछ करने का कार्य करेंगे। जिनमें भी एक थोड़ी सी इंसानियत बची होगी, वो अपने परिवार की रक्षा जरूर करते हैं और सब करने के लिए पूरे भारत की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल कुछ करने का कार्य करेंगे, अगर राष्ट्रपति शासन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा नहीं लगाया गया तो। इसी के साथ जय श्री राम, अपना ख्याल रखिए। भारत माता की जय।